सो वेलकम बच्चों, आज की क्लास में दोबारा हम लोग आज करने जा रहे हैं सीबीएसई में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सोशल साइंस के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा बेसिकली सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई अपने पास एग्जाम से पूछ चुका है। ठीक है, और सीबीएसई की हैबिट रही है कि वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है, कई एग्जाम से वो बार बार क्वेश्चंस को पूछता है। तो इस जो क्वेश्चन पर आपके सामने दिख रहा है सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सीबीएसई वेबसाइट से आपको मिल भी जाएगा। तो आज इसमें जो सेक्शन बी में पूछे हुए थे क्वेश्चंस, हम उनकी बात करने जा रहे हैं बेटा। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। बेटा अगर आप इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे कि अगर मैं पहले तो आपके सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे। सेक्शन बी की तरफ हम बढ़ेंगे बेटा। सेक्शन बी में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा इसके अंदर वो निकल के आएगा बेटा सिल्क रूट के बारे में। अब जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से रिवीजन कर रहा है, उसको पता है कि सिल्क रूट का अगर क्वेश्चन आया है तो कौन से चैप्टर से होगा। अगर आपने गैस किया है तो मे बी आपने क्या गैस किया हो, प्रिंट कल्चर चैप्टर से। ठीक है बेटा, तो ये हाँ, ये जो आपका सिल्क रूट का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है, ये कहाँ से क्वेश्चन निकल के आया है, ये कहाँ से आया बेटा, प्रिंट कल्चर चैप्टर से आपका क्वेश्चन निकल के आया है। अब मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई है कि आप लोग इसमें क्या क्या आंसर लिख सकते आ सकते थे। ठीक है, या अगर ये क्वेश्चन किसी भी अलग फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाए, सिल्क रूट के बारे में कुछ और पूछ ले या सिल्क रूट से कुछ और रिलेटेड पूछे। सीबीएसई की हैबिट है कि जो क्वेश्चन पूछ चुका है ना उसी को बस लैंग्वेज चेंज करके दोबारा दोबारा क्वेश्चन वो सीबीएसई पूछता है। तो सिल्क रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बेटा पढ़ाता हूँ सिल्क रूट होता क्या था। जैसे कि देख रहे हैं बेटा आप लोग अपने करंट स्लाइड में कि सिल्क रूट क्या था, क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। सिल्क रूट वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा बेसिकली होता क्या था कि जब सबसे पहले जो चाइना ने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया था दूसरे कंट्री से, ट्रेड स्टार्ट की थी विद द वर्ल्ड, वो किसके थ्रू स्टार्ट की थी, सिल्क रूट के थ्रू ही स्टार्ट की थी। ओके, पूछ रहा है सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस क्या था प्री मॉडर्न ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड आने से पहले का, और कल्चर लिंक्स बनाने में सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस क्या था, वो सब हमें बताना है एग्जाम्पल्स के साथ। द सिल्क रूट, अब मैं आपके लिए आंसर पढ़ रहा हूँ बेटा। द सिल्क रूट अ नेटवर्क ऑफ ट्रेड पास स्ट्रेचिंग अक्रॉस एशिया एंड यूरोप। अब ये सिल्क रूट तक कहाँ तक फैला हुआ था, एशिया यूरोप तक ये फैला हुआ था। यहाँ पे गुड्स आइडियाज कल्चर एक्सचेंज होता था। द एंशियंट ट्रेड रूट फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ वैल्यूएबल कमोडिटी लाइक सिल्क एंड स्पाइसेस। जो एंशियंट पहले जो यहाँ पे ट्रेड होता था, कि सबसे पहले जो ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हुआ वो किसके यहाँ स्टार्ट हुआ था बेटा, सिल्क एंड स्पाइसेस का यहाँ पे जो ट्रेड है वो स्टार्ट हुआ था, जिससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। अब जैसे कि किसी भी देश में बिजनेस बढ़ेगा, वर्ल्ड ट्रेड बढ़ेगी, तो उसके देश में क्या आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। जैसे कि अगर हम समझ लो आज अगर हम अपने इंडिया में बैठे बैठे कुछ ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर करने लग जाते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड हो, तो क्या हमारी कंट्री ग्रो करेगी, बिल्कुल ग्रो करेगी। ठीक है, और जो इसके साथ साथ सिर्फ गुड्स नहीं जाते थे एक दूसरे जगह से दूसरी जगह, साथ साथ कल्चर भी ट्रैवल करता था। जैसे एग्जांपल दे रखा है, बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम द इंडिया टू चाइना अलोंग द सिल्क रूट। अब इंडिया में जो बुद्धिज्म आया था, जो चाइना तक पहुंचा था, किसके थ्रू पहुंचा था, सिल्क रूट के थ्रू ही पहुंचा था। तो इसकी वजह से बेटा आप क्या समझ आया हमें कि सिल्क रूट से ट्रेड मतलब बिजनेस तो अच्छे से हो ही रहा था, साथ साथ कल्चर भी बिजनेस ट्रैवल करता था। बेसिकली आपको मैं दूसरे लैंग्वेज में समझा दूं कि जैसे कि एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड कर रहा है या बिजनेस कर रहा है सिल्क रूट के थ्रू। अब क्या उनके लोग नहीं आएंगे वहां से, क्या उनका लाइफस्टाइल नहीं वहां से आएगा। ठीक है, तो जब ये दो देशों में ट्रेड स्टार्ट होती है, दो कंट्रीज में या दो कंटिनेंट्स में या जो भी आप समझ लो, कि जब ट्रेड स्टार्ट होती है तब क्या होता है बेटा, बिजनेस के साथ साथ कल्चर भी एक दूसरे से एक्सचेंज होता है। जैसे कि आज हम लोग क्या फॉलो करते हैं, बेसिकली वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल छोटा सा, ये आप क्वेश्चन अगर आ जाए या किसी और लैंग्वेज पूछ लिया, आप सिल्क रूट का क्वेश्चन इजीली अटेंड कर सकते हो। वापस चल रहे हैं बेटा हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन पेपर में सेकंड क्वेश्चन या इसके हिसाब से 20 सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे, दो चॉइसेस वाला क्वेश्चन पेपर है बेटा। सजेस्ट पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, मैं आपके लिए अगर दिखने तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 20 ये वाला हम क्वेश्चन जो कर चुके हैं सिल्क रूट वाला, अब हम कर रहे हैं सेकंड 22 का पार्ट ए। हमारे हिसाब से सेकंड है, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से 22 है। सजेस्ट एनी टू मेजर्स फॉर द कंजर्व। अब भाई ये तो बहुत ही आसान है, मतलब कि फॉरेस्ट को हम कैसे बचा सकते हैं, तो हम अगर ना भी पढ़े तो पता है, बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व बचा कैसे सकते हैं, फॉरेस्ट को हम आने वाली जनरेशन के लिए कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दोबारा पीपीटी पे चलते हैं बेटा। जैसे कि दो मेजर्स यहाँ पे दे रखे हैं। अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि भाई पेड़ों काटो मत, जंगलों काटो मत, जंगल लगाओ, जंगल बढ़ाओ। ठीक है, बहुत हमारी जो वर्ल्ड है उसके लिए फॉरेस्ट जंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की भाई अगर आपको एरिया चाहिए फॉरेस्ट को क्लियर करना है, तो चलो कि बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है कि भाई वो एरिया क्लियर करना है। ठीक है, उतना ही जितना एरिया क्लियर करे फॉरेस्ट का, उतना ही या उससे ज्यादा
कहीं और भी आप फॉरेस्ट लगाओ, ठीक है? उसको रिप्लेस करो, ना कि अब बस फॉरेस्ट हटा के छोड़ दो, ठीक है? तो ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल बेसिकली वर्ड आया कहाँ से कि भाई आज तो यूज़ करो, सा साथ-साथ आने वाली जनरेशन के लिए भी वो चीज़ों को रखो, ताकि आने वाली जनरेशन भी देख पाएँ भाई फॉरेस्ट क्या होते थे, बायोडायवर्सिटी क्या होती थी। ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हो। इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं बेटा, इसी का क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था, ठीक है? सेकंड पार्ट इसका पूछता है सजेस्ट एनी 2 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, साथ-साथ वाइल्ड लाइफ कि भाई जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं या वाइल्ड बर्ड्स हैं या जैसे भी हमारे वाइल्ड लाइफ के लोग हैं, ये सॉरी जो एनिमल्स हैं, ठीक है? तो उनको आप कैसे कंज़र्व कर सकते हैं, ठीक है? इसमें 2 मेथड दे रखे हैं, इसलिए नीचे ही लिखा हुआ है इसी स्लाइड के अंदर है कि भई उनके लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ बना दो। जैसे आपने देखा होगा टाइगर रिज़र्व्स होते हैं और बहुत ह सारे जो एनिमल्स हैं उनके लिए अलग रिज़र्व्स बनाए जाते हैं, ठीक है? उनको प्रोटेक्टेड एरियाज़ में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो उनको हमें आने वाली जनरेशंस के लिए भी बचा के रखना है, ठीक है? और यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ़ में जो लोग जाते हैं, ठीक है? उनका थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट लॉज़ वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है ताकि वाइल्ड लाइफ़ को कंज़र्व कर सकें। ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन था, बट आप इसमें और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, इसका तो बहुत सारे आप पॉइंट्स खुद भी बना सकते हो। ठीक है? ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछ चुका है एग्ज़ाम्स में, ठीक है? बट अच्छे से अटेंड करना है, ये नहीं कि हमें आता है तो पढ़ना नहीं है। यही सीबीएसई देखता है कि भाई तुमने इसको कितने अच्छे से हेडिंग डाल के, एक्सप्लेन करके लिखा है, नहीं लिखा, ठीक है? इसी सब के मार्क्स है और प्रेज़ेंटेशन के फॉर श्योर सीबीएसई मार्क्स देता है, ठीक है? जो टॉपर्स हैं उनसे पूछ लेना, ठीक है बेटा? और जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे बोलना प्रेज़ेंटेशन के 100% मार्क्स मिलते हैं। ओके बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायर, अब देखो पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, अब मैं चाहूँ तो आपको सीधा पीपीटी में जाके आंसर एक्सप्लेन कर दूँ, बट मैं आपको अब मुझसे पढ़ने का फ़ायदा क्या है? ठीक है? मुझसे पढ़ने बेटा ये अगर फुल स्क्रीन पे नहीं हुआ था जिसका पिछला क्वेश्चन रह गया था, ठीक है? वो यहाँ से देख सकता है, ठीक है? ये इसका आंसर था फॉरेस्ट वाले का, ठीक है? अब मैं अगर बात करूँ पावर शेयरिंग की, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है? इससे पहले मैं आपका एक गो थ्रू करा देता हूँ पावर शेयरिंग होती क्या है, ठीक है? अब जैसे कि आप लोगों ने सिविक्स में पढ़ा होगा 10th क्लास, ठीक है? पहला चैप्टर ही पावर शेयरिंग है। 2 जगहों की बात की गई थी वहाँ पे, कहाँ-कहाँ की? एक तो बेल्जियम की, एक श्रीलंका की। कहाँ पावर शेयरिंग हो रही थी? बेल्जियम में, ठीक है? कहाँ नहीं हो रही थी? श्रीलंका में नहीं हो रही थी सर। ठीक है? तो जहाँ पावर शेयरिंग हो रही थी, वहाँ पे पीस था या वार था? बिल्कुल शांति थी, लोग अच्छे से रह रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी। बट जहाँ पावर शेयरिंग नहीं हो रही थी, वहाँ पे क्या था, वार होती थी, डेवलपमेंट नहीं हुई और लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे। क्या पावर शेयरिंग क्या है क्या? बेसिकली पावर्स किसी भी एक हाथ में नहीं रखना, ठीक है? एक हाथ में मतलब वेजिटेरियन स्कीम जो श्रीलंका में आई थी कि भाई एक ही रिलीजन को फॉलो करना है या एक ही तरह के लोगों को सपोर्ट करना है, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर जो भी आपके देश में रह रहे हैं उनको बराबर का अधिकार सबको होना चाहिए। पावर शेयरिंग यही है कि भाई सबके साथ पावर शेयर आपको करनी है, ठीक है? ये नहीं कि किसी को कोई मेजॉरिटी नहीं, कोई माइनॉरिटी नहीं, सबको इक्वल ट्रीट करना है। ओके? और सबके जो राइट्स हैं वो सबको देने हैं। पावर शेयरिंग का हम ये बता चुके हैं, ठीक है? बेटा यहाँ पे बता रखा है डिज़ायरेबल क्यों है? ये क्वेश्चन तो सीबीएसई पता नहीं कितनी बारी एग्ज़ाम्स में पूछ चुका होगा, ठीक है? पावर शेयरिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जहाँ डेमोक्रेसी होगी फॉर श्योर पावर शेयरिंग होगी। जहाँ-जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ-वहाँ पावर शेयरिंग होगी। इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी देश में आती है, ठीक है? इससे क्या होगा, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनते हैं, ठीक है? आपको पता होगा एक हॉरिज़ॉन्टल लेवल ऑफ डिवीज़न होता है गवर्नमेंट का, एक वर्टिकल लेवल होता है, ठीक है? वर्टिकल लेवल में कौन-कौन आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। और हॉरिज़ॉन्टल में कौन आ गए आप लोगों के 3 ऑर्गन आ गए गवर्नमेंट के, कौन-कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्ज़ीक्यूटिव, जुडिशरी। ये सब सब कुछ बेटा आपको याद करके जाना है और मेरी क्लासेस फ़ॉलो करोगे तो आपको मैं एक-एक पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा कि कौन-सी चीज़ें क्या हैं और कैसे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। और इससे पावर शेयरिंग से क्या होता है, आपके देश में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, वार नहीं होगी, लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग इनको अपनी खुद की इम्पोर्टेंस फ़ील होगी, ठीक है? और लीड करने में आसानी होगी कंट्री को, कंट्री डिवाइड नहीं होगी। तो पावर शेयरिंग की बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक कंट्री में पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आप बेटा लर्न कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम्स में जाके लिख सकते हो। और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई को ऐसे क्वेश्चन बार-बार पूछता है अपने एग्ज़ाम्स में। ठीक है बेटा? अब दोबारा क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन पेपर हमने क्या पढ़ा था? अब लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका आ गया, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस क्या है? हमें पता है कि पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या? हमारे कई बार चीज़ें होती हैं, हमारे माइंड में तो होती हैं, बट जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, लिख नहीं पाते हैं। अब मैं देख लेता हूँ, हमने पीपीटी में अपनी क्या लिखा हुआ है। ठीक है बेटा?
तो देख लेते हैं पीपीटी में क्या लिखा हुआ है बेटा। यहाँ पे देखोगे ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन बचे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बेटा बिजनेस जो होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट कौन कौन से बिजनेस अपने अंडर रखती है भाई, यहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज, यहाँ एसेंशियल सर्विस वो होती है जो बहुत नीड की सर्विसेज होती हैं, जो जिनका अधिकार भारत के हर सदस्य के पास है, ठीक है। जैसे कि आपको कौन से हो गए, जो लोगों की भलाई, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी बता सकते हो कौन कौन से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सिर्फ गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। क्या एयरवे सिर्फ गवर्नमेंट के पास है? नहीं, बहुत सारे प्राइवेट एयरवेज भी आ गए। क्या बसेस या रोडवे सिर्फ गवर्नमेंट के पास है? नहीं, प्राइवेट बसेस भी चलती हैं। बट अभी तक ऐसी कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार अभी भी है? रेलवेज, ठीक है। वो भी धीरे धीरे आगे का फ्यूचर थोड़ा सा देख सकते हैं, मे बी चेंजेस, बट अभी तक का जो रेलवे है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। और जितने भी हेल्थ केयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं। अब जो लोग बेचारे थोड़ा फाइनेंशियली वीक होते हैं वो अभी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे फीस थोड़ी होती है इतनी, ठीक है। उनको वो तो देखते हैं भाई आपने अच्छे से पढ़ाई करी है नहीं करी, वहाँ पे आपको सपोर्ट अच्छा मिलता है, ठीक है। तो क्यों मिलता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये चीज़ें अपने अंडर ले रखी हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है बेटा, जो भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का कंपनीज होती हैं, ठीक है, इनका मोटिव सबसे पहला यही होता है, प्रॉफिट मोटिव। दोनों में फ़र्क यही है, गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर होगा उसका पहला मोटिव, उद्देश्य क्या होगा? भला करना लोगों का, पब्लिक वेलफेयर करना। प्राइवेट सेक्टर का पहला मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और यहाँ पे तो प्राइवेट कंपनीज के आप बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो बेटा ये इस पेपर का था सेक्शन बी, ठीक है। ये सीबीएसई में पेपर बिल्कुल सेम टू सेम उठ के आ चुका है, सीबीएसई की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो आप ये वाला एग्जाम। कोड आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। कोड के अकॉर्डिंग देख सकते हो भाई, ये वाला कोड है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। सब कुछ इसमें मैंशन है क्वेश्चन पेपर में। बस आपको बताना ये है कि बेटा ऐसे प्रीवियस, मैं हर वीडियो में ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन की बात करता हूँ, और वीडियो जो है रेगुलर आती हैं बेटा। आप मेरी वीडियोस को फॉलो करके रखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अपने एग्जाम से पहले रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास में जो कि मैं कल ही वीडियो डालूंगा इसकी, वो क्या डालूंगा? सेक्शन सी की वीडियो डालूंगा बेटा, ताकि ये जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे हैं ये भी मैं आपकी A to Z अच्छे से रिवाइज करा पाऊँ, ठीक है। आपको पूरा अच्छे से रिविजन है कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन हम कैसे अटेंड करना है। बेटा आज की वीडियो के लिए सेक्शन बी अच्छे से करा दिया है मैंने, कल की वीडियो में आपको सेक्शन सी में कवर कराऊंगा। तो बेटा प्लीज़ वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।